Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 28th March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट टू आर्टिकल्स यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पर अपनी न्यूज़ है तो इसके बारे में पता होना चाहिए. सो आप सभी को यहाँ पर सीए के बारे में पता है. यहाँ पर सीए का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. व्हाट इज सीए? यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ये जो एक्ट होता है आपका 2019 में इस एक्ट को पास किया जाता है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है 2024 में हो रहा है. क्यों हो रहा है इसका रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, इसके कारण यहाँ पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो 2019 में जब ये पास हुआ तब नहीं हो पाया था. अब इस अमेंडमेंट का, इस एक्ट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. अब इसमें एक्चुअली होगा क्या आप सभी को बता दिया जाए. पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन कंट्रीज से आने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, आप सभी को पता है वेरियस लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिल गई थी. तो अभी यहाँ पर इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है, जो माइनॉरिटीज़ पीपल लाइक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो उन कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ के स्टेटस, उनका जो स्टेटस है इट इज़ माइनॉरिटी, तो उन्हें हम क्या करेंगे, इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे. मतलब वो इंडिया में यहाँ पर रह रहे हैं. अब इसके लिए यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो देखिए जो पूरी प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, बट जो एप्लीकेंट है उसे यहाँ पर प्रेजेंट होना होगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. The applicants have to submit a clutch of documents which include an eligibility certificate to validate the religion of the applicant. यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट को बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करना होगा, और साथ साथ उस पर्सन को, फॉर एग्जांपल वो जो पाकिस्तान से पर्सन आया हुआ है और वो यहाँ पर पारसी रिलीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है. ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है वो, पारसी रिलीजन से, तो वो एक पारसी पर्सन है, इसको ये क्या करना होगा, प्रूव करना होगा. सो फॉर दैट व्हाट ही हैव टू डू, जो लोकल प्रेस्ट है उनसे यहाँ पर सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड करना होगा, मतलब कि लेना होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो प्रेस्ट कैन गिव सीए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सेज द गवर्नमेंट हेल्पलाइन. तो गवर्नमेंट हेल्पलाइन ने कहा है कि आप उनसे क्या कर सकते हैं, जो भी आपके लोकल प्रेस्ट है उनसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जिससे कि आप अपना जो रिलीजन है उसे प्रूव कर सके. ओके, सो आई होप अब आपको यहाँ पर ये इसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू यूएस कमेंट्स ऑन अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम. अब आप सभी को पता है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को हैं, उन्हें यहाँ पर ईडी ने करप्शन के चार्जेस पर क्या किया है, अरेस्ट किया है. अब वेरियस कंट्रीज यहाँ पर अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं. अभी यहाँ पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कुछ स्टेटमेंट इशू किया है. क्या इशू किया है, वी इनकरेज अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल. तो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि केजरीवाल का जो फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट और टाइमली यहाँ पर क्या हो, लीगल प्रोसेस से यहाँ पर हम चाहते हैं चीज़ें यहाँ पर हो आपकी. अब यहाँ पर इंडिया ने क्या आपका रिप्लाई किया है, सो इन डिप्लोमेसी स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर्स. तो यहाँ पर इंडिया का ये रिप्लाई है कि इन डिप्लोमेसी में हम ये चाहते, देखिए यूएस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, हम ये नहीं चाहते कि इस तरीके की कुछ चीज़ें हों और हमारे रिलेशंस खराब हों. सो इसी के चलते यहाँ पर इंडियन एम्बेसी, मतलब कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये रिप्लाई किया है कि हम एक फेलो डेमोक्रेसी को यहाँ पर मतलब फेलो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, और साथ साथ ये क्या है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो इंडिया की जो नेशनल लॉज हैं, जो नेशनल रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हो रही है. सो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो इंटरनल अफेयर्स हैं कंट्रीज़ के, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस कंट्री की जो सोवरेनिटी है और इंटरनल अफेयर्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर ये हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स का ये मामला चल रहा है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ all these things. Now next move करते हैं. So the first article is the politics of humanitarian aid. अब देखिए ये आप इस आर्टिकल का जो टाइटल है आप इसे पढ़िए, यहीं से आपको ये जो पूरा आर्टिकल है वो समझ में आएगा. द
पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं। सबसे पहले अभी जो आपका इजराइल और गाज़ा में जो चल रहा है ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। अब क्या हो रहा है देखिए, आप सभी को पता है कि 25 मार्च को यहाँ पर यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में यूएनएससी ने ये कहा, यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि हमें क्या चाहिए, इमीडिएट यहाँ पर सीज फायर चाहिए। अभी तो रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के बाद हम यहाँ पर परमानेंट, अभी तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए सीज फायर दिया जा रहा है, लेकिन रमज़ान के बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो, टोटली यहाँ पर सीज फायर हमें चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका क्राइसिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिविलियन सबसे ज़्यादा इसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट says that 100% of the population in the Gaza is at severe level of acute food insecurity। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनाइटेड स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा। अब देखिए कंट्रीज़ का, यहाँ पर जो कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स हैं, आप कह सकते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहला उन्होंने ये कहा कि गाज़ा में जो वॉर चल रहा है और इस वॉर के कारण हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 100% की फूड इनसिक्योरिटी। ओके, आप सभी ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि गाज़ा में मतलब कि जो लोग हैं वो वॉर तो हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको परेशानी किस चीज़ से हो रही है, ना तो उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना प्रॉपर यहाँ पर वाटर का यहाँ पर मिल रहा है, ना उन्हें प्रॉपर वाटर मिल रहा है, ना फूड मिल रहा है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ये जो फूड एंड वाटर को क्या बनाया गया है, एक वेपन बनाया गया है। ठीक है, तो इजराइल एक तरीके से क्या कर रहा है, फूड और वाटर को वेपन की तरह यूज कर रहा है। सो हियर यू विल सी, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम एंड द एंटायर पॉपुलेशन हैज बीन सो क्लासिफाइड एंड सून आफ्टर द यूएस कांग्रेस प्रोसीड टू स्टॉप द फंडिंग टिल मार्च 2025। और इसके बाद से आप सभी को पता है कि जो आपका यूएन रिलीफ वर्क एजेंसी है उसकी यहाँ पर फंडिंग यूएस कांग्रेस के द्वारा रोक दी गई है मार्च 2025 तक। आपको ये बात अगर पता हो तो यहाँ पर ये यूएन की एक बॉडी है जिनका काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी, जैसे कि अभी हम गाज़ा की बात कर रही हैं, यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। सो ये एजेंसी यहाँ पर रिलीफ का काम प्रोवाइड करती है। ओके, सो हियर यू विल सी कि इट इज ओनली यूएन एजेंसी डिलीवरिंग लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू मिलियंस ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजी लिविंग इन द गाजा स्ट्रिप्स, West Bank, East Jerusalem, Jordan, Lebanon and Syria. Then the politics of the humanitarian aid is back in full play, by implication politics with human life, with Palestinian life. अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स किस तरीके से हो रही है। अब कंट्रीज क्या कर रही हैं, कंट्रीज यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएस यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर बात करते हैं इजिप्ट यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर इनके बीच में जो पॉलिटिक्स है ये भी समझना होगा। एक तरीके से अभी तक तो ये था कि हाँ इजराइल और यूएस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या शो करना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम क्या करें, ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गाज़ा में ये जो हो रहा है पैलेस्टीनियन के साथ ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो इसके चलते यहाँ पर ये एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एड किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी कंफर्म नहीं है। अब देखिए ये हमने बात कर ली, उसके बाद यही क्या हो रहा है, एड के थ्रू यहाँ पर पॉलिटिक्स आपकी सामने आती है। सो ironically this comes at the time when some western countries which has announced defunding UNRWA। अभी यहाँ पर आप सभी को देखा जाएगा बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हम जो ये यूएन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है इसको यहाँ पर फंडिंग नहीं देंगे, लेकिन हैव रियलाइज दैट इजरायली एलिगेशंस आर अनसब्सटेंशिएटेड एंड आर रिज्यूमिंग फंडिंग। लेकिन फिर इजराइल ने भी यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली इजराइल ने यहाँ पर क्या किया था, इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। UNRW ये जो एजेंसी है इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। एलिगेशंस ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है, पहली बात तो इजराइल ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल यहाँ पर काउंटर अटैक तो करेगा। ओके, और ये भी कहा है कि इस अटैक में जो भी इस कंट्रीज के मेंबर हैं उनका यहाँ पर रोल है, वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, टेररिस्ट ग्रुप को भी फंडिंग प्रोवाइड कर रही हैं। सो इस तरीके के कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे आपके किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज उनको ये रियलाइज हुआ कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे दैट वॉज अनसब्सटेंशिएटेड, एंड अभी उन्होंने क्या किया, फंडिंग को रिज्यूम कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कि पैलेस्टीन का ये जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए, और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इजराइल को यहाँ पर और जो पैलेस्टीन के बीच में, या तो हम 2 स्टेट थ्योरी के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा,
टू स्टेट थ्योरी, कि यहाँ पर हम क्या करें, दोनों कंट्री, दोनों जो ज्यूस हैं और पैलेस्टीन्स हैं, इनको यहाँ पर 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दें। सो देर इज़ नो फ्री लंच। आप सभी को पता है यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। सो देर इज़ नो फ्री लंच इन जियो पॉलिटिक्स ईदर, इवन इफ इट मीन्स स्टार्विंग मिलियंस टू अचीव वन पॉलिटिकल और मिलिट्री गोल। तो ये अगर यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई रीज़न होगा। और अगर वो उन्हें यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को एक रोटी भी दे रहे हैं, तो उस रोटी के पीछे, उस ब्रेड के पीछे भी क्या होगा, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ आपके रीजंस दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें जो कहा गया है कि देर इज़ नो फ्री लंच, देर इज़ नो फ्री लंच इन जियोपॉलिटिक्स ईदर। यहाँ पर आप चाहे आप अपने फ्रेंड्स की बात कर लें या फिर आप जियोपॉलिटिक्स में चले जाएं, यहाँ पर कभी भी कोई भी इंसान आपको फ्री में कुछ भी नहीं देने वाला है। सो गाजा वेट्स फॉर अ फायर। यहाँ पर अब बात की जा रही है कि मतलब जो लोग यहाँ पर जो हॉस्टेज हैं वो इस चीज़ का शिकार ना बने, जो पॉलिटिक्स है इसमें यहाँ पर ना बने। सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, इस आर्टिकल में वेरियस एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इवन इंडिया ने भी ह्यूमैनिटेरियन एड को यहाँ पर प्रोवाइड किया है गाजा में। ओके, so there are many examples across the world politics trumping humanitarian assistance, even if it means starving millions to achieve political or military goals. Okay, सो ये यू विल सी इंडिया की बात करते हैं। सो यूजिंग ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर पॉलिटिकल एंड इन कन्फ्लिक्ट इज एन ओल्ड डिप्लोमेसी एज डिप्लोमेसी इटसेल्फ, एज ओल्ड एज डिप्लोमेसी इटसेल्फ। तो जितनी पुरानी यहाँ पर डिप्लोमेसी आपकी है, उतनी ही पुरानी ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड वाला आपका ये जो एजेंडा है, ये भी यहाँ पर बहुत ही पुराना है कि अगर किसी दो पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जाएगी, वो सीज फायर का काम नहीं करेगी, वो यहाँ पर हेल्प करना प्रोवाइड करेगी। इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि 2008 में द्रविड़ा मुन्नेत्र काज़म अंडर द चीफ मिनिस्टर एम ऑफ तमिलनाडु सेंड 80,000 फैमिली पैकेट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 80,000 का फैमिली पैकेट्स का यहाँ पर ऐड प्रोवाइड किया था। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टू इंश्योर दैट दीज पैकेट्स रीच तमिल बिहाइंड द LTTE's फ्रंट लाइन्स। और इन्होंने इंश्योर किया था श्रीलंका में, मतलब कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे तो उनको हम क्या कर सकें, ये जो पैकेट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकें। और ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जो रेड क्रॉस है उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये पैकेट्स को क्या किया जाए, आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद कोविड-19 की हम बात करते हैं। कोविड-19 में जो बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उन्होंने वैक्सीन को होल्ड करके रखा था, बट इंडिया ने हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ में, ओवर द 100 ऑफ कंट्रीज़ में उन्होंने कंपैशन शो किया इन डिप्लोमेसी, है ना। अब ये डिप्लोमेसी ही आप कह सकते हैं। ओके, और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, इंडिया ने वैक्सीन यहाँ पर आपकी प्रोवाइड की। अफगानिस्तान का केस देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर P5 जो आपकी 5 परमानेंट मेंबर हैं UNSC की, उनकी बात करते हैं। अब आप सभी ने ये सारी चीज़ें विटनेस की होंगी जब से इजराइल गाजा का वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, तो अफगानिस्तान में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर 3-4 दिनों से अगर न्यूज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सुना ही होगा कि अफगानिस्तान में जो विमेन हैं उनकी कितनी बुरी कंडीशन हो रही है। ओके, सो अब इस चीज़ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है, हमें उस चीज़ पर भी फोकस करना होगा। सो ये यू विल सी दैट एंड अदर्स टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल रिलेशन विद तालिबान। यहाँ पर जो P5 कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर प्रेशर भी है और सारी चीज़ें कि तालिबान के साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाए। सो इन दिसंबर 2021 द UNSC एग्रीड टू ओपन एंडेड ह्यूमैनिटेरियन एड टू तालिबान। यहाँ पर ओपन एंडेड तालिबान को एड प्रोवाइड करने की बात की। उसके बाद विद एड फ्रीली फ्लोइंग टू द तालिबान द स्टेटस ऑफ अफगान वुमेन हैज़ ओनली डिटोरेटेड। अब जब से यहाँ पर एड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है तो जो वुमेन का स्टेटस है ना अफगानिस्तान, उस चीज़ को तो हम धीरे धीरे भूल ही गए हैं, जो कि सबसे बड़ा आपका क्या है इस टाइम का इशू है। हमें इस पर क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग, यू कैन सी दैट। ओके, नाउ UNSC हैज़ ऑल्सो विटनेस पॉलिटिक्स टर्म्स इन ह्यूमैनिटेरियन एड बी इट इन सीरिया। अगर हम सीरिया की बात करें, इथोपिया की बात करते हैं, येमेन की बात करते हैं, कहीं पर भी हम बात करते हैं जहाँ पर जो इनोसेंट सिविलियंस आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिट्रेस में कौन आता है, हमारे सिविलियंस आते हैं। सो इन सीरिया सिंस द US, टर्की एंड Western and Gulf backers failed to overthrow Syrian President Bashar al-Assad, they know play politics with aid by stationing their troops in northern Syria and regulating aid only in Syrian under their control through the checkpoints. अब यहाँ पे चेक पॉइंट्स के थ्रू अब क्या हुआ था, सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ पे ओवरथ्रो किया गया और ओवरथ्रो के थ्रू अब वहाँ पर जो हमारी ट्रूप्स है उसको कैसे हम स्टेशनरी बना के रखें, तो हमने एड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सेम केस होता है आपका येमेन के साथ, यूथोपिया के साथ,
तो यहाँ पर देयर आर सो मैनी केसेस हैं जिसको आप यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन एड इसी तरीके से क्या बनता जा रहा है, आपका एक पॉलिटिक्स बनता जा रहा है। वो हम यहाँ पे हेल्प नहीं, वो आपकी यहाँ पर पॉलिटिक्स है, आपकी यहाँ पर डिप्लोमेसी है। ओके, सो अब ये आर्टिकल आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस आर्टिकल से अब हम बात करते हैं किसकी, ये बॉडी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो लेट्स सी द फंक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बॉडी। सो यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीन, अभी तो हम ये रिफ्यूजी एजेंसी की बात कर लेते हैं, और UNRWA इस बॉडी की बात करते हैं। सो UNRWA स्टैंड फॉर UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्क एजेंसी है किसके लिए अभी यहाँ पर नियर ईस्ट में हम बात करते हैं, तो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए ये रिलीफ अभी स्टैंड हो रहा है। सो इट वॉज फाउंडेड इन 1949 टू प्रोवाइड एड टू द 7 lakh Palestinians who were forced to leave their homes in what is now Israel during the 1948 अरब-इजरायली वॉर। तो अरब 1948 में क्या होता है, अरब और इजरायली वॉर यहाँ पर होता है। वहाँ पर फिर से जो पैलेस्टीनियंस थे, तो 7 लाख जो पैलेस्टीनियंस थे, ओके 7 लाख यहाँ पे पैलेस्टीनियंस, उनको फोर्स किया गया था कि वो अपना घर छोड़कर जाएं। उसी टाइम पर इस बॉडी को क्या किया था, फाउंड किया था। इसका वर्किंग रीजन की बात करते हैं। सो ये मेनली ऑपरेट्स इन गाजा एंड द इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। तो ये आपका गाजा, हम मैप देखें तो आपको थोड़ा यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज गाजा स्ट्रिप, ये इतना सा ये जो पार्ट है ये गाजा स्ट्रिप है, और ये आपका जेरूसलम है, दिस इज वेस्ट बैंक। ओके, सो ये आपको यहाँ पर एरिया भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वेस्ट बैंक है इजराइल की तरह ऑक्यूपाइड है, ये आपका यहाँ पर ऑपरेशंस को करता है। एज वेल एज इन लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कंट्रीज वेयर द रिफ्यूजी टुक शेल्टर आफ्टर देयर एक्सपल्शन। तो यहाँ पर जब बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से जो रिफ्यूजीज इन कंट्रीज में गए हैं, तो उनका जो एक्सपल्शन हुआ है इन कंट्रीज में भी ये क्या करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं। एरिया ऑफ वर्क, सो द एजेंसी रन्स एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस and emergency assistance programs inside and outside refugee camp based on अफॉरमेंशन एरियाज। तो जितने भी यहाँ पे एरियाज मेंशन है तो उस पर यहाँ पर क्या करती है, एजेंसी वर्क करती है। फंडिंग की बात करते हैं। तो मेन डोनर यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपका होता है, और जो स्टेट्स लाइक US होते हैं और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं सब यहाँ पर मिलकर क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इट ऑल्सो गेट अ लिमिटेड सब्सिडी फ्रॉम द UN विच इज यूज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, करंटली अराउंड 5.9 मिलियन जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं, मोस्ट ऑफ देम आर descended of original refugee, access to agency service. In Gaza, over 1 million are sheltering in UNRWA schools and other facilities. तो ये सारी फैसिलिटीज मेनली ये पैलेस्टीनियंस के लिए है। ये जो ग्रुप है आपका वो पैलेस्टीनियंस के लिए, क्योंकि ये कब फाउंड हुआ आपका 1949 में, आफ्टर द अरब इजरायली वॉर। ओके, अब इसराइल की लोकेशन आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे सीरिया हुआ, जॉर्डन, यहाँ पर इजिप्ट, और दिस इज मेडिटेरियन सी एंड दिस इज रेड सी, ये आपका क्या है, इसराइल है। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, हियर यू विल सी। तो बॉर्डर कंट्रीज क्या क्या है ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, और यहाँ पर सीरिया जाता है। ओके, इसराइल में आप देखेंगे, सो इसराइल ये वाला जो ये पूरा पार्ट है ये हुआ, फिर ये वेस्ट बैंक है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, इसको हम रफाह बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ये जो बॉर्डर बिटवीन द इसराइल एंड इजिप्ट इज रफाह बॉर्डर। सो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पहले लोकेशन देखनी होगी। सो दिस इज चाइना एंड दिस इज ताइवान। ताइवान एक आइलैंड नेशन है। अब यहाँ पर वॉर ऑफ लिबरेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, दोनों कंट्रीज यहाँ पर इंडिपेंडेंट होती हैं। अभी एक कंट्री क्लेम करती कि हम चाइना है, दूसरी क्लेम करती कि हम चाइना है। ओके, ना धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, चाइना में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, और जो ताइवान होता है थोड़ा सा ये डेमोक्रेसी की तरफ क्या होता है आपका बैंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो मतलब कि अभी भी पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब डेमोक्रेसी है तो कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्री जो जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब चाइना क्या चाहता है, चाइना क्लेम करता है ताइवान के ऊपर कि ताइवान क्या है, चाइना का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। और यूएस अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है, तो कौन यहाँ पर आएगा ताइवान की हेल्प के लिए, यूएसए आएगा। अब इसमें इस पूरे कन्फ्लिक्ट में आपका इंडिया का क्या रोल है इसके बारे में पूछा गया है कि इंडिया का इन सब में क्या रोल आ जाता है। सो हियर यू विल सी
With expanding national interest, India has a stronger compulsion to act against far off hazard. India finds its interest entangled in disputes on a far edges of Asia, including in Taiwan. तो इंडिया की हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट है, और तो ये जो वेरियस इशूज चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया की बात कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर जो एशिया में यहाँ पर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इसमें इंटेंगल्ड हो रहे हैं किसके, इंडिया के इशू इंटरेस्ट। ओके सो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए पहली चीज़ें आ जाती है कि हमें अपना स्टेटस को मेंटेन करना होगा। 3 रीजंस है जिससे कि हम अपना स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। पहला क्या कि ताइवान क्या है, एक सेल्फ गवर्निंग अभी टेरिटरी है, ऑल्दो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं हुआ, बट इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। और ताइवान के साथ यहाँ पर हम 2001 से ही क्या कर रहे हैं, वेरियस हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इवन जो ताइवानीज फर्म है उनके साथ हमने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ अपने पार्टनरशिप किया है टाटा ग्रुप ने। ओके सो इंडिया फर्स्ट हियर यू विल सी कि इंडिया का जो फर्स्ट बात करें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं टू सेंड इंडियंस वर्कर टू ताइवान के इंडियन वर्कर्स ताइवान में यहाँ पर जाएंगे। इंडियाज इंडस्ट्री, क्रिटिकल सप्लाई चेन एंड ओवरसी पॉपुलेशन आर ऑल इंक्रीजिंग इन्वेस्टेड इन एन इंड्योरिंग पीसफुल स्टेटस को अक्रॉस द ताइवान स्टेट। ओके तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना होगा, देखिए अभी हमारे ताइवान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जैसे हमारे अभी रिलेशन ताइवान के साथ है वैसे ही चाइना के साथ है। चाइना पर भी अभी हम डिपेंड है और चाइना हम पर भी डिपेंड है। वी कांट डिनाई दिस थिंग। ओके इकोनॉमिकली हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें यहाँ पर एक मिडिल पाथ लेकर आना होगा, है ना तो हम ताइवान का डायरेक्टली साथ दे सकते हैं, ना ही चाइना के अगेंस्ट में जा सकते हैं। ओके सेकंड यहाँ पे जो चाइनीज एग्रेशन के बारे में आप सभी को पता है कि ग्लोबल ट्रेड में चाइना का कितना बड़ा रोल है। तो यहाँ पर अगर चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूएस इंटरफेयर करता है, तो यूएस को इतना नुकसान नहीं होगा जितना इंडिया को होगा अगर वो डायरेक्टली इंडिया क्या करता है, ताइवान की यहाँ पर हेल्प करता है, ताइवान के साथ में आता है, फेवर में आता है। सो हमें इस पर भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाइना क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। ऑलरेडी यहाँ पर चाइना के साथ हमारे स्टैंड ऑफ्स हैं लद्दाख वाले रीजन में, आप सभी को पता है, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के साथ होता है, तो सिंपली हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारा जो फिर से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चाइना के साथ फिर से मतलब जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है वो फिर से अराइज हो। ऑलरेडी इट इज़ नॉट सॉल्व, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, बट स्टिल इट कैन be happened again. Okay third यहाँ पे while a conflict itself could be a calamitous, its outcome could further worsen India's long term international position depending on which side prevails। तो अगर देखिए आप सभी को पता है कि अगर चाइना और ताइवान का यहाँ पर वॉर, मतलब कि चाइना ताइवान के ऊपर क्लेम है उसको क्लेम करता भी है और अपना एक्वायर कर लेता है, तो आप सभी को पता है कि इसमें जीत चाइना की ही होगी, है ना। लेकिन एक तरीके से अगर हम ताइवान का सपोर्ट करते हैं, इंडिया अगर ताइवान को सपोर्ट करती है, तो हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ओके सो चाइनीज विक्ट्री ओवर ताइवान एंड करस्पॉन्डिंग डिफीट ऑफ यूएस एंड इट्स अलाइज इफ चाइना थ्रू द crucible of battle thereby displaces the US as a region's preeminent military power. It would undermine the region's entire security architect. ये क्या कर सकता है, जो पूरे रीजन का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरीके से अंडरमाइन कर सकता है। सो हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि देखिए हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में अभी यहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन रेस लगा हुआ है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा। तो हमें यहाँ पर बहुत सोच समझ के क्या करना होगा, काम करना होगा। ओके नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज 2024 रिकॉर्ड हॉटेस्ट एवर जनवरी एंड फरवरी। अब देखिए जनवरी और फरवरी की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं और 24 की। तो यहाँ पर हमने जनवरी और फरवरी को क्या किया, कंपेयर किया। तो इस साल का 2024 का जो जनवरी फरवरी था वो हॉटेस्ट था। अब आप सभी को पता है इसका मेन रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, है ना। यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, तो अब हमें क्लाइमेट चेंज को के जो इम्पैक्ट है वो नज़र आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो कैटल ग्रेजिंग ऑन राइट बेड ऑफ केरला, अभी तक हम यहाँ पर जो किसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो लू वगैरह चलती है ना, हॉट विंड की हम यहाँ पर जो बात करते हैं, अभी तक सिर्फ हम कहाँ देखते थे, ये आपका कि नॉर्दर्न साइड में आ रहा है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमें केरल साइड में भी फेस करनी पड़ रही हैं। सो इस आर्टिकल में इतना ही है कि ओवर आउटसाइड यूरोप टेम्परेचर वर अबव द एवरेज ऑन नदर्न साइबेरिया, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन अक्रॉस द अफ्रीका एंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आप मैप देख सकते हैं कि पहले ये रीजन यहाँ पर कितना ज़्यादा कोल्ड रहता था, लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये
कंपेयर करते हुए यहाँ पर जाके देखेंगे कि इस साल की बात की जा रही है यहाँ पर, अब जो रीज़न है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एंड द मेन रीज़न इज आपका क्लाइमेट चेंज। ना नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजीज रिस्किंग देयर लाइफ एट सी। अब देखिए हम पहले इस इशू को समझते हैं। हु आर रोहिंग्यास? तो आप सभी को पता है म्यांमार में आपका जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मुस्लिम्स का जो माइनॉरिटी ग्रुप है, इतने ग्रुप है जिनकी रूट्स यहाँ पर ये कहा जाता है कि अराकन किंगडम इन म्यांमार से है। ओके तो उनको हम रोहिंग्यास कहते हैं। अब रोहिंग्यास की हम बात करते हैं तो रोहिंग्या आर कल्चरली एंड रिलीजियसली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन म्यांमार। अब म्यांमार में क्या है, मेनली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं इस पॉपुलेशन से और ये माइनॉरिटी में आते हैं। ओके 1982 में क्या होता है, म्यांमार इनको जो सिटीजनशिप होती है उसको देने से यहाँ पर डिनाई कर देता है। तब से ये जो लोग हैं रोहिंग्याज हैं, अब उनके फंडामेंटल राइट्स और सिक्योरिटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, मतलब माइग्रेट करके जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, और हम बात करते हैं किसकी, बांग्लादेश की, है ना, यहाँ पर वो आ रहे हैं। अब ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा आपका आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले की लास्ट वीक की बात है, इंडियन ओशन रीजन से यहाँ पर दर्जन्स ऑफ जो रोहिंग्याज रिफ्यूजीज थे उनको यहाँ पर क्या किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। और एज पर द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी UNHCR की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि 4500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज सेट ऑफ ऑन डेंजरस जर्नी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी लास्ट ईयर। ऑफ दीज 596 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। और देखिए यहाँ पर 4500 से भी ज़्यादा जो लोग हैं रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो अंडमान एंड निकोबार को यहाँ पर क्रॉस करके और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके यहाँ पर जा रहे थे। ओके और जिसके कारण यहाँ पर 569 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर जान भी जाती है। फिर अभी ये सी जर्नी क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए 2017 में क्या होता है, आपका इतने क्लेंजिंग की जाती है, इसका वॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ जिस कैंप में, बांग्लादेश के जिस कैंप में यहाँ पर हम बात करते हैं 9,60,000 जो रोहिंग्याज हैं, रिफ्यूजीज हैं, बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में यहाँ पर रिसाइड करते हैं। पहली बात तो वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग, मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है वहाँ की, ना तो कोई फैसिलिटी है, सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिसिंग है, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इंसफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर उन्हें भी क्या चाहिए, अब और यहाँ पर हमने देखा 2023 में रोहिंग्या जो बांग्लादेशी जो कैंप है यहाँ पर हमें 60 रोहिंग्याज की यहाँ पर जान जा जाती है ड्यू टू सम क्लैशेस। ओके सो वाइल द ऑप्शंस ऑफ रिटर्निंग, अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो म्यांमार में फिर से वापस चले जाएं। तो ये जो रिलीफ कैंप की जो बांग्लादेश में यहाँ पे जो कंडीशन है और रोहिंग्याज का जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो उन्होंने ये मतलब डिसाइड किया जो मुस्लिम मेजोरिटीज नेशन है लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, तो वो क्या करेंगे, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके इन कंट्रीज में जाएंगे। अब इसके साथ उन्हें और भी ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही लाइक डिस्पर्शन और जो ट्रैफिक चार्जेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन्हें, इनसे बहुत ज़्यादा जो जिसका अमाउंट, अगर बोट का अगर अमाउंट यहाँ पर 100 रुपये है ना, मतलब कि चार्जेस 100 रुपये लग रहे हैं क्रॉस करने के, तो वो उनसे 200 चार्ज कर रहे हैं, डबल चार्ज कर रहे हैं। ह्यूमन यहाँ पर अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉयलेंस वेमेन के अगेंस्ट में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो अभी यहाँ पर जो डेथ टोल है वो राइज हो चुका है, तो UN एस्टिमेट दैट 1/8 रोहिंग्यास हु टेक द सी रूट डाई और डिसअपियर इन द अटैम्प्ट। तो अगर यहाँ पर 8 लोग क्रॉस कर रहे हैं सी में से, तो इसमें से 1 या 2 या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो डिसअपेयर हो जाता है। ओके सो अभी यहाँ पर इस इशू को एड्रेस करने की बात की जा रही है, फर्दर देखते हैं हमारे लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू so much for discussion.